नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कालीबंगा की सभ्यता के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आहड़ की सभ्यता के बारे में। उदयपुर नगर से लगभग 2-3 मील की दूरी पर आहड़ एक कस्बा है जिसकी संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ की संस्कृति आज खंडहरों के ढेर में दबी पड़ी है। खंडहर का ये ढेर लगभग 1600 फुट लंबा और 550 फुट चौड़ा है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जिससे यहाँ तांबे के औजारों के बनने का केंद्र प्रमाणित होता है। यह नगर समीप में बहने वाली एक छोटी सी नदी, जिसे आहड़ नदी कहते हैं, के तट पर बसा हुआ था। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता था। संभवतः आहड़ अघाटपुर का ही अपभ्रंश नाम है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। इस क्षेत्र के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातुयुगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। इस स्थान के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। तत्पश्चात 1956 ईस्वी में यहाँ खुदाई का कार्य श्री रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में किया गया। 1961-62 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर HD सांकलिया के नेतृत्व में खुदाई का काम जारी रखा गया। अभी तक इस क्षेत्र में उत्खनन परीक्षण की दृष्टि से ही किए गए हैं। समूचे क्षेत्र की खुदाई नहीं की गई है। उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इसका उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में भी विस्तार हो चुका था, क्योंकि गिलूंड जो राजसमंद में है और भगवानपुरा उदयपुर से मिलने वाली सामग्री इस प्रकार की है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के शब्दों में यह सभ्यता ऐसा प्रतीत होता है कि आहड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी, जैसा कि गिलूंड और भगवानपुरा से मिलने वाली सामग्री से सिद्ध है। आगे चलकर इन स्थानों की सभ्यता मालवा और सौराष्ट्र के संपर्क में आई। नवदातोली में मिलने वाले उपकरणों और गिलूंड के उपकरणों की सभ्यता इस अनुमान की पुष्टि करती है। फिर भी ये तो सर्वमान्य है कि आहड़ सभ्यता का आरंभ गिलूंड की सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन रहा होगा, क्योंकि आहड़ का जटिल और समन्वित नागरिक जीवन निसंदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ की बस्तियों के कई स्तर मिले हैं। पहले स्तर में कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बस्ती से, जो प्रथम स्तर पर ही बसी थी, कुछ कूट कर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। तीसरे स्तर की बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित होता है। चौथे स्तर की बस्ती में एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जो बड़े महत्व की हैं। इस प्रकार इन स्तरों पर 4 और बस्तियों के स्तर मिलते हैं, जिनमें मकान बनाने की पद्धति, बर्तन बनाने की विधि आदि में परिवर्तन दिखाई देता है। यह सभी 8 स्तर एक दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए। ये समूची बस्तियां आहड़ नदी की सभ्यता कही जा सकती है। आहड़वासी हाथी एवं घोड़े से परिचित थे। आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं व सांस्कृतिक महत्व। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने इस सभ्यता की अनेक विशेषताओं का विश्लेषण किया है। कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। निवास स्थान व भवन निर्माण। आहड़ के विशाल टीले को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ पहले काफ़ी बड़ा समृद्ध नगर रहा होगा। यह नगर पास में बहने वाली एक छोटी सी नदी आहड़ नदी के तट पर बसा हुआ था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि प्राचीन आहड़वासी पत्थर व धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे, जिनमें मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग अधिक किया जाता था। ये मकान छोटे और बड़े दोनों थे। कुछ मकान काफ़ी बड़े थे। मकानों में कमरे विशेष रूप से बड़े होते थे। कुछ कमरों की नींवें भी मिली हैं। कमरों की लंबाई चौड़ाई 33 बाई 20 फीट तक देखी गई है। कमरों में बांस की पर्दी बनाकर छोटे कमरों में परिणित किया जाता था। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर कर दिया जाता था।
दीवारों को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी के गारे में स्फटिक गुटके तथा छिलके मिला दिए जाते थे। फर्श को भी मिट्टी से लिपा जाता था। फर्श बनाने के लिए वे लोग काली मिट्टी के साथ नदी की बजरी को भी मिला देते थे। मकानों की कच्ची छतों के बीच बांस के प्रयोग, कवेलू का प्रयोग की भी जानकारी मिलती है। इन छतों को लकड़ी की बल्लियों द्वारा उठा रखा जाता था जो नीचे फर्श में गाड़ दी जाती थी। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों की वैज्ञानिक पद्धति से भी आहड़वासी सुपरिचित थे। इसके लिए 15-20 फुट के गड्ढे खोदकर मिट्टी के पकाए गए घड़ों को एक दूसरे पर बिठाकर पानी सोखने के गड्ढे बना दिए जाते थे जिनमें गंदा पानी गिरता रहता था। कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में तो 6 चूल्हों की संख्या देखी गई है। ये चूल्हे मिट्टी से पुते हुए मिले हैं। चूल्हों के ऊपर बर्तनों को टिकाने के लिए पत्थर भी जड़ दिए जाते थे। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ में बड़े परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था थी अथवा सार्वजनिक भोजन बनाने की भी यहाँ व्यवस्था की जाती थी। मृद भांड एवं बर्तन। आहड़ की खुदाई में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के विशिष्ट आकृति वाले कुछ मृद भांड भी मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि आज से लगभग 3-4 हजार वर्ष पूर्व अर्थात सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का मेवाड़ में प्रवेश हुआ होगा। यद्यपि ये कहना कठिन है कि संपर्क किस दिशा से और किस साधन से हुआ। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे अधिक संख्या मृद भांडों की है। यहाँ से प्राप्त लाल काले रंग के बर्तनों से पता चलता है कि आहड़ लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। लाल काले धरातल वाले चमकीले पात्र अंदर से संपूर्ण काले रंग के एवं बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले और उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग के हैं। कुछ गहरे लाल रंग के बर्तन भी मिले हैं जिनकी गर्दन तथा कंधे विशेष रूप से अलंकृत किए जाते थे। इसके अतिरिक्त संपूर्ण काले, चितकबरे, स्लेटी रंग के, भूरे व लाल रंग के बर्तन भी मिले हैं। आहड़ के निवासियों को बर्तन बनाने की कला आती थी। यहाँ से मिट्टी की कटोरियाँ, रकाबियाँ, तस्तरियाँ, प्याले, मटके, कलश आदि बड़ी संख्या में मिले हैं। साधारणतः मिट्टी के बर्तनों को हाथ से बनाया जाता था, परंतु इनको बनाने में चाक का प्रयोग भी किया जाता था, जिन पर चित्रांकन उभरी हुई मिट्टी की रेखा से किया जाता था और उसे क्लेज करके चमकीला बना दिया जाता था। ऐसे पात्र 3 प्रकार के हैं। प्रथम, सादे, जिन पर किसी प्रकार की डिजाइन नहीं है। दूसरे, जिन पर अंदर व बाहर की ओर हल्की डिजाइनें बनी हैं। और तीसरे वे हैं जिनमें बाहर की ओर गर्दन पर सफ़ेद रंग से कई प्रकार की लाइनें व बिंदु बने हुए हैं। इन बर्तनों में दैनिक काम में आने वाले बर्तन सभी आकार में मिलते हैं। इस संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है, यह सामग्री अपनी विविधता तथा प्रचुरता के विचार से बड़े महत्व की है। आहड़ का कुंभकार इस बात में निपुण दिखाई देता है कि बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तन सुंदर बनाए जा सकते हैं। काट कर, छील कर तथा उभार कर इन बर्तनों को आकर्षक बनाया जाता था और ऊपरी भागों पर पतली भीतर गढ़ी हुई रेखा बना दी जाती थी, जिससे भांड में एक स्वाभाविक अलंकरण उत्पन्न हो जाता था। मृत पात्र उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे, जिसे विज्ञान की भाषा में अपचयन और ऑक्सीकरण की स्थिति में ज्वलन कहा जाता है। खुदाई में अनाज रखने के बड़े मृद भांड भी गढ़े हुए मिले हैं, जिन्हें यहाँ की बोलचाल की भाषा में गोरे व कोठ कहा जाता था। यहाँ से प्राप्त बर्तनों से पता चलता है कि यहाँ बर्तन बनाने का व्यवसाय काफ़ी विकसित हो चुका था और इससे आहड़ की समृद्धि का भी पता चलता है। आहड़ की खुदाई में मिट्टी के अन्य उपकरण भी मिले हैं, जिनमें पूजा की थालियाँ, धातु गलाने की यंत्र, खिलौने, दीपक, गोलियाँ, मूर्तियाँ, पहिए आदि उल्लेखनीय हैं। यहाँ से मातृदेवी एवं बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त एक पाषाण खंड पर नारी के दोनों पैर उकेरे गए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के बर्तनों जैसे बैठक वाली तस्तरियाँ और पूजा के काम आने वाली धूपदानियाँ आदि जो ईरानियन शैली से संबंधित से इस बात का संकेत मिलता है कि 2000 से 1000 ईसा पूर्व के काल में आहड़ वासियों का ईरान से भी संबंध था। मुद्राएं एवं मुहरें।
आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है और दूसरी में अपोलो खड़ा हुआ दिखाया गया है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तरकश है। इस मुद्रा के किनारे यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यद्यपि जो कुछ लिखा हुआ है उसका अर्थ तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लिपि के आधार पर इसका काल 2री शताब्दी ईसा पूर्व आंका गया है। पाषाणकालीन उपकरण। आहड़ की खुदाई में कुछ पाषाणकालीन उपकरण भी मिले हैं, जिनमें राम से कास्म, चैर्ट तथा स्फटिक उल्लेखनीय हैं। स्फटिक पत्थरों से वे अपने आवश्यक औजार भी बनाते थे, जिनका उपयोग छीलने, छेद करने तथा काटने में किया जाता था। यद्यपि ये औजार लघु आकृति के हैं और इनकी आकृति भी काफ़ी बेडौल है, परंतु उनके किनारे काफ़ी धारदार दिखाई देते हैं। गिल्ली लकड़ी, चमड़े तथा हड्डियों को छीलने में ये औजार काफ़ी उपयोगी रहे होंगे। हड्डियों से निर्मित उपकरण। आहड़ के उत्खनन में हड्डियों से बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इनमें सुई तथा सुरमा लगाने की सलाइयाँ उल्लेखनीय हैं। तांबे तथा लोहे से निर्मित उपकरण। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ तथा काफ़ी मात्रा में ताम्रमल, कॉपर स्लैग और कुछ ताम्र कलाकृतियाँ व तांबे की चादरें प्राप्त हुई हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का विचार है कि उस काल में यह स्थान तांबे की वस्तुएं बनाने का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। संभवतः सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा राजस्थान के इसी क्षेत्र से भेजा जाता था। ऐसा लगता है कि यह नगर उस काल का एक औद्योगिक नगर था और ताम्र उद्योग यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं, जिनका आकार अर्धगोलाकार है। तांबे के अतिरिक्त यहाँ से 79 लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग कुल्हाड़ी, चाकू और कील की तरह होता था। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि आहड़ क्षेत्र में लोह संस्कृति का भी प्रवेश हो चुका था। मणियाँ एवं आभूषण। आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि से गोल मणियाँ बनाते थे। ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे। इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। इनके ऊपर सजावट और अलंकरण का काम भी किया जाता था। इनका आकार गोल, चपटे, चतुष्कोणीय एवं षटकोणीय होता था। आहड़वासियों के आभूषण अधिकांशतः पक्की हुई मिट्टी के मणकों के थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थरों, गोमेद, स्फटिक आदि के भी थे। खुदाई में 2 प्रकार के मणके या मणियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रथम तो कीमती पत्थरों की और दूसरी पक्की हुई मिट्टी की। मिट्टी के मणके कुछ तो छोटे आकार के हैं और कुछ बड़े आकार के हैं और उनके मध्य में छिद्र है। कुछ पर रेखाओं द्वारा डिजाइनें भी बनी हुई हैं। डॉक्टर सांकलिया के मतानुसार जिन मणकों पर रेखाएं अंकित हैं वे मध्य एशिया के प्रभाव के द्योतक हैं। पत्थर के बने हुए मणके लाल, गुलाबी, हरे, नीले, काले आदि कई रंगों में पाए गए हैं। इन पर अंकित रेखाओं एवं इनको दिए गए आकार से प्रतीत होता है कि उस समय के कुशल कारीगरों ने ही उन्हें ये रूप दिया होगा। संभवतः कीमती पत्थरों के मणकों का प्रयोग यहाँ के संपन्न वर्ग के लोग आभूषणों के रूप में करते थे तथा मिट्टी के मणकों का प्रयोग अन्य मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग करते थे। कीमती पत्थरों व मिट्टी के अतिरिक्त इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज आदि के भी होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गेंडा तथा मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने बनाते थे। कृषि एवं व्यवसाय। आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े भांड तथा अन्न पीसने के पत्थर से ये प्रमाणित होता है कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे। इस सभ्यता में सिंचाई के साधनों में नहरें व तालाबों का प्रयोग किया जाता था तथा कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए घास फूस व गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। यह लोग गेहूं तथा चावल की खेती करना जानते थे। इस भाग में वर्षा अधिक होने तथा नदी पास में होने से सिंचाई की पर्याप्त सुविधा ये प्रमाणित करती है कि यहाँ अन्न प्रभुत मात्रा में पैदा होता रहा होगा। खुदाई में कपड़ों आदि पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ रंगाई और छपाई का व्यवसाय भी विकसित हो चुका था।
खुदाई में तौल के बाट व माप भी मिले हैं, जिससे यहाँ व्यापार वाणिज्य होने का पता चलता है। भोजन एवं रहन सहन। आहड़वासी अन्न को पकाकर खाते थे। वे मांस का भी सेवन करते थे तथा मछलियां एवं कछुए खाते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज और दावतें भी हुआ करती थी। सफाई के प्रति जागरूक। उत्खनन में प्राप्त शरीर से मैल छुड़ाने के झाबे से पता चलता है कि आहड़वासी अपनी शारीरिक सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। यहाँ की खंदक संख्या 6 को देखने से ये भी ज्ञात होता है कि लोग अपने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। अन्य उपकरण। आहड़ के ऐतिहासिक काल के अन्य उपकरणों में चमड़े के टुकड़े, मिट्टी की पूजा के पात्र, चूड़ियाँ आदि सामग्री उस काल के लोगों के रहन सहन, आचार विचार पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। पूजा के पात्र तो विभिन्न आकार प्रकार के प्राप्त हुए हैं। खंदकों में चूल्हे, आटा या मसाला पीसने के गड्ढेदार पत्थर आदि भी उल्लेखनीय हैं। मृतक संस्कार। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस संबंध में लिखा है कि इनके मृतक संस्कार के संबंध में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, परंतु पहली दूसरी शताब्दी के ऊपर की सतह के मनुष्य के अनुशीलन अस्थिपंजर से ज्ञात होता है कि वे मृतकों को आभूषण युक्त गाड़ते थे, जिनका मस्तक उत्तर और पांव दक्षिण की ओर रखे जाते थे। आहड़ सभ्यता का प्रसार। आहड़ के समीपवर्ती क्षेत्र गिलूंड नामक स्थान पर की गई खुदाई से आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता आहड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी थी। अभी ये कहना संभव नहीं कि आहड़ में इस संस्कृति का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ था। संभव है भविष्य में होने वाली खोज और अनुसंधान इस सभ्यता पर अधिक रोशनी डाल सकेंगे। श्री रतनचंद्र अग्रवाल के शब्दों में, आहड़ इस युग की ताम्रपाषाण संस्कृति विशेष का प्रमुख केंद्र था और नदियों के किनारे इस सभ्यता का प्रसार समूचे बेड़च, बनास व चंबल के कांठे में हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बागोर की सभ्यता के बारे में। नमस्कार।